जो अभी हमारा सेशन है ट्रीटमेंट अप्रोचेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, मतलब हमारे पास नशे की बीमारी के इलाज के लिए क्या क्या हथियार हैं, क्या क्या हमारे पास अप्रोचेस हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं और कुछ सिद्धांत जो हम अगर फॉलो करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक पेशेंट का अच्छे तरह से इलाज कर पाएंगे। नशे की बीमारी के लिए ना 3 मॉडल्स हैं। एक पहले नंबर का मॉडल जो है मॉरल मॉडल, वो ये कहता है कि नशा करना और लेना ये एक अनैतिक धर्म है, ये इमोरल एक्ट है और ये वो लोग करते हैं जिनके अंदर पावर नहीं है, वीक करेक्टर के हैं जो। तो उसका हल क्या देखते हैं लोग कि स्पिरिचुअलिटी में डालो, उससे ठीक होंगे। सोशल मॉडल ये कहता है कि समाज में नशा है, ये सोशल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, पीयर्स साथ वाले करते हैं तो ये इंसान इसमें फंस गया। तो उसका इलाज क्या देखते हैं, सोशल मॉडलिंग करो, अच्छे लोगों के साथ इसको बिठाओ, छोड़ो। लेकिन हम जिस मॉडल को मानते हैं वो है मेडिकल मॉडल। हम नशे की बीमारी को ब्रेन की एक बीमारी समझते हैं और हम उस इंसान को नशे की बीमारी से परेशान है ऐसा समझते हैं, ना कि करेक्टर वीक है या उसके पीयर की वजह से हो गया। और हम इसका इलाज काउंसलिंग या मेडिसिन या दोनों के कॉम्बिनेशन से देखते हैं, ताकि एक मेडिकल अप्रोच से हम इसको देखते हैं मेडिकल मॉडल को। तो नशे की बीमारी जो है क्रॉनिक ब्रेन डिजीज़ है, जिसमें बंदा बार बार रिलैप्स होता है और उसका कंपल्सिव बिहेवियर रहता है कि नशा लूँ, ठीक है, ना कि कोई उसकी करेक्टर वीक है इसलिए कर रहे हैं। वी कंसिडर दैट कि पेशेंट सफ़र कर रहा है इस बीमारी से जूझ रहा है और मेडिकल ट्रीटमेंट ही इसका इलाज जो है देखा जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में चाहे काउंसलिंग होगी, चाहे दवाइयों से इलाज हो गया, चाहे कॉम्बिनेशन में इलाज हुआ। मेडिकल मॉडल क्या कहता है कि जो नशे की बीमारी है उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं और सोशल फैक्टर्स भी हैं। बायोलॉजिकल में क्या क्या हमने देखा कि नशीले पदार्थ वो हैं जो सर्टन एरियाज में, ब्रेन में, मिड ब्रेन में और फ्रंटल ब्रेन में जाकर जो काम करते हैं रिवॉर्ड पाथवे पे, वो नशीले पदार्थ उनको हम बोलते हैं। एंटीबायोटिक भी जाता है, वो नशा नहीं करता, एंटीबायोटिक कहीं और काम करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो न्यूरोबायोलॉजी मतलब ब्रेन का मिड ब्रेन पे काम करते हैं। फिर हमने ये देखा कि न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स हैं कुछ, वहाँ से डोपामीन रिलीज होता है केमिकल। अगर नशे से ज़्यादा डोपामीन रिलीज होता है तो इंसान चाहता है कि बार बार उतना ही रिलीज हो। फिर जेनेटिक फैक्टर्स हैं, मैम ने जैसे बताया कि किसी फैमिली में अगर कोई शुगर है या फिर शराब ले रहा है कोई, मान लो एक फैमिली में उसके चाचे ताया दोनों शराब पीते हैं, तो चांसेस ज़्यादा है कि उनके बच्चों में भी ये बीमारी आ सकती है शराब की, जैसे बीपी शुगर की बीमारियों में होता है। तो जेनेटिक्स, जीन्स भी रोल प्ले करते हैं। तो ये हो गए बायोलॉजिकल फैक्टर। मेडिकल मॉडल क्या कहता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हैं। स्ट्रेस है, हमने देखा था क्यों लोग स्ट्रेस की वजह से भी नशा लेना चालू करते हैं और स्ट्रेस की वजह से छोड़ नहीं पाते। वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो बस सिगरेट पी लेता हूँ, मेरे से स्ट्रेस दूर हो जाती है, मैं करूँगा क्या अगर मैं इसको छोड़ दिया, यही तो एक सहारा बचा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो स्ट्रेस भी एक मेंटेनिंग फैक्टर बन जाता है, जिससे वो अपने सब्सटेंस को मेंटेन करता रहता है कि हाँ इसकी वजह से ले रहा हूँ। पर्सनैलिटी, एंशियस अवॉइडेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बहुत तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, क्लस्टर A B C है ना। तो किसी की ऐसी पर्सनैलिटी है, कोपिंग स्किल कम है, चिंता तो वो झेल ही नहीं सकता, उस बस चिंता आएगी तो बस शराब पी लेनी है। और मानसिक बीमारी, डिप्रेशन है, चिंता घबराहट की बीमारी है और कोपिंग स्किल नहीं है। तो ऐसा पेशेंट सेल्फ मेडिकेट खुद करता है कि हाँ उसको किसी ने बता दी कि एल्प्रेक्स की गोली है या क्लोनेज़ेपाम की गोली है, ये ले लो, इससे चिंता दूर हो जाती है। पहले 1 से शुरू करता है, फिर पता ही नहीं लगता 5 कब खाने लग गया। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी जो है रोल प्ले करते हैं नशे की बीमारी तक आने के लिए। फिर सामाजिक फैक्टर भी हैं भाई, सोसाइटी में गांजा एक्सेप्टेड है, सोसाइटी में शराब पीना एक्सेप्टेड है, वो कहेगा कि वो भी पीते हैं मैं भी क्यों ना पीऊँ। पीयर ग्रुप ऐसा, उसके साथ वाले ऐसे लोग हैं जो नशा कर रहे हैं,
तो उसके भी चांसेस जो हैं बढ़ गए हैं नशा करने के। फिर वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ उसकी ऐसी हैं जिनकी वजह से वो नशे की तरफ चला गया। तो ये सारे बायो साइको सोशल ये एक फिनोमेना है नशे की बीमारी, ना कि खाली उसका करेक्टर वीक था इसलिए उसने नशा ले लिया। सारे मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन है, मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं और कुछ सामाजिक फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं। तो नशे की बीमारी जो है वो बायो साइको सोशल फिनोमेना है। मेडिकल मॉडल ये कहता है ड्रग डिपेंडेंस जो है, नशे की बीमारी जो है, वो एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें इंसान का कंट्रोल चला जाता है। कंट्रोल का मतलब है एक इंसान को उसके घर वाले लेके गए, शराब का आदी था, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, कि शादी में जाएंगे, उसने प्रॉमिस किया जी मैं 2 पैग से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, वहाँ जाके पता लगा ही बस वहाँ गिरा ही पड़ा है, बोतल पी गया। तो कंट्रोल जो है, इनिशिएशन कितना स्टार्ट करना है, कितना यूज़ करना है, कब स्टॉप लगाना है, नहीं रहता इस बीमारी में। तो चिट्टे वाले बंदे को अगर 1 ग्राम भी मिल जाए दिन में, वो लगा जाएगा शाम तक। जो दारू का आदी इंसान है, डिपेंडेंट है, उसको एक बॉटल मिल जाए डेली तो वो बॉटल भी पूरी पी जाएगा। तो इस बीमारी, ये मानसिक बीमारी है, मॉरल फ्लॉ नहीं है, करेक्टर का लूज होना नहीं है, मतलब एक मेडिकल बीमारी है। बीमारी भी दिमाग की बीमारी है, ठीक है, जिसमें इंसान का कंट्रोल चला जाता है। और नशे का ना जो है अफेक्ट, वो आज इंसान ने नशा छोड़ दिया, लंबे समय से नशा कर रहा था, तो उसके ब्रेन में कुछ चेंजेस आती हैं जो काफ़ी लंबा समय रहती हैं, तो उसको ठीक होने में भी समय लगता है। तो ड्रग्स हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द पाथवेज ऑफ द ब्रेन, और इसको ठीक होने में फिर कई साल भी लग जाते हैं। तो सब्सटेंस यूज़ को अब लोग एक मेडिकल बीमारी मानने लगे हैं जिसका इलाज होना चाहिए और प्रॉपर केयर एंड सपोर्ट भी मिलनी चाहिए, फैमिली की भी, वाइफ की भी और समाज की भी। अगर समाज और फैमिली स्टिग्मेटाइज करते रहेंगे तो पेशेंट की मोटिवेशन जो है कम होती है, फिर वो ट्रीटमेंट से दूर हो जाते हैं। इवन के हम लोग भी एडिक्शन सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमें भी जो है स्टिग्मा जो है वो कम करना है। अगर हम पेशेंट की बीमारी को ये समझेंगे कि ऐसे ही करते हैं, ये तो आते जाते रहते हैं, है ना, तो हम उनका सही से इलाज नहीं कर पाएंगे। तो एक क्रॉनिक ब्रेन डिजीज़ है जिसमें उसका लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया। कुछ सिद्धांत जो है हम उन पे बात करेंगे कि अगर इनको फॉलो किया जाए तो हम एक अच्छा इलाज जो है एक इंसान को दे सकते हैं जो नशे की बीमारी से पीड़ित है। तो प्रिंसिपल 1 ये कहता है कि जो नशे का प्रभाव है वो खाली इंसान के शरीर पे नहीं पड़ता, और भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पे उसका असर पड़ता है। शराब पीता है, शराब जिगर को ख़राब करती है, हम सबको पता है। तंबाकू लेता है, वो फेफड़ों को ख़राब करती है, कैंसर कर सकती है। चिट्टे की वजह से नसें ख़राब हो सकती हैं, ओवरडोज से डेथ हो सकती है। ये होगी फिज़िकल दिक्कतें जो नशा लेने से होती हैं। साइकोलॉजिकल डोमेन, उसको चिंता घबराहट दिक्कत रहती है, उसको तीव्र इच्छा होती है, क्रेविंग जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है। सोशल डोमेन, समाज उसको जो है नशेड़ी बोलता है, उसको कहीं पे शादी पे पार्टी पे नहीं बुलाता, ये तो नशेड़ी है, इसको क्यों बुलाना, है ना, तो समाज भी उसको ठुकराता है, स्टिग्मेटाइज करता है। फिर नशे की वजह से उसको चोरी करनी पड़ती है, या नशा लेते हुए पकड़ा गया तो उसको NDPS एक्ट के अंदर जेल भी जाना पड़ता है, क्योंकि नशा ले रहा था, बेच रहा था, घर पे ध्यान नहीं था, तो घर पे भी चिक चिक उसकी रहती है, घर वालों से नहीं अच्छी बनती, बीवी भी उसकी छोड़ के चली जाती है। तो नशे का प्रभाव जो है खाली इंसान के खुद की फिजिकल बॉडी पे के अलावा साइकोलॉजिकल, सोशल, लीगल और कई सारी डोमेन्स में उसका असर पड़ता है। तो इसका क्या मतलब है कि हम खाली अल्कोहल के लिए नींद की गोलियां देते रहें, इस पे काम ना करें? इस पे काम करना भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम खाली ब्यूप्रेनॉर्फिन जो है
उसका चिट्टा छुड़ाने के लिए यहाँ पे देते रहें, और उसकी सोसाइटी में उसका क्या है, लीगल उस पर पर्चा है, फैमिली इसको बुलाती नहीं है, इस पे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वो ठीक नहीं होगा, हो सकता है जल्दी रिलैप्स हो जाए। ठीक है, फिर खाली फिर यही चीज़ रह जाती है कि हम तो गोलियां बांट रहे हैं इतने समय से, है ना, ऐसे प्रश्न फिर उठते हैं। क्योंकि पेशेंट जो है ये सारे पहलू में भी ठीक होना चाहिए, एक अच्छा प्रोडक्टिव मेंबर बनेगा सोसाइटी का, वापस जाएगा सोसाइटी के लिए कुछ करेगा, तो ही एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आ पाएगा समाज में। तो हमें होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि नशे का प्रभाव उसके कई सारे जीवन के पहलुओं में पड़ा, तो इलाज भी मल्टीपल डोमेन्स को एड्रेस करने के लिए होना चाहिए। सामाजिक है, समाज नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो हमारे पास नारकोटिक एनोनिमस है, अल्कोहल एनोनिमस है, NA ग्रुप, AA ग्रुप, बच्चे या जो क्लाइंट नशा छोड़ चुके हैं ऐसे लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कि रिकवर कर रहे हैं, हम नशा छोड़ चुके हैं, और ऐसे लोग जो हैं बैठकर दिन में कोई 1 घंटा 2 घंटे जगह पे बात करते हैं, अपना दुख सुख बांटते हैं, उनको वो लोग स्टिग्मेटाइज नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं सोसाइटी में। तो सोशली ऐसे हेल्प कर सकते हैं, है ना। इंटरपर्सनल डोमेन में हम फैमिली काउंसलिंग कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल में भी काउंसलिंग कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, समाज में उसको रीइंटेग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल डोमेन्स में उस पर काम करना पड़ेगा, और होलिस्टिक अप्रोच से हमें देखना होगा। तो हमारे पास ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ क्या है। मेडिकल में हम उसको OST दे सकते हैं, हम उसके विड्रॉल को मैनेज कर सकते हैं OPD बेसिस पे, छोटे ड्यूरेशन का रहता है कोर्स, कि आपको 1 महीना दवाई देंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी बंद कर देंगे, तो हम उसके विड्रॉल को मैनेज कर सकते हैं मेडिकल में। साइकोलॉजिकल हम क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, है ना। तो काउंसलिंग में मोटिवेशनल इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, CBT कर सकते हैं, फैमिली काउंसलिंग कर सकते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हैं, रीइंटेग्रेशन काउंसलिंग कर सकते हैं, BCC कर सकते हैं, है ना। और तीसरा सपोर्ट ग्रुप, जैसे मैंने बताया अभी कि ये वो लोग होते हैं जो नशा छोड़ चुके हैं, अल्कोहल एनोनिमस, नारकोटिक एनोनिमस, और भी बड़े सारे ग्रुप है। जो शराब से पीड़ित थे, अभी शराब छोड़ चुके हैं, 10 साल हो गए, वो मेंटर बन जाते हैं, और जो नशा भी ले रहा है, शराब पी रहा है, उसको अपने इस ग्रुप में एक्सेप्ट करते हैं और उसकी मदद करते हैं। चाहे वो रात को 11 बजे भी फ़ोन कर दे, मेरे को शराब की तलब हो रही है, तो वो ऐसे लोग हैं पहुंच जाएंगे वहाँ पे, है ना। ऐसी नारकोटिक एनोनिमस है, जिसमें अफीम या अफीम से बने हुए जो भी नशे हैं, ओपियोइड्स कोई भी हैं, उन पे ये काम करते हैं। तो प्रिंसिपल 1 ये कहता है कि नशे का प्रभाव अगर मल्टीपल डोमेन्स पे है, उसके इंसान के जीवन के कई सारे पहलुओं पे है, तो हमें ट्रीटमेंट भी ऐसा देना चाहिए कि सारी चीज़ों पे हम काम करें। और ट्रीटमेंट अच्छा तभी होगा अगर हम मेडिकली, साइकोलॉजिकली और सोशल इंटरवेंशन तीनों उसको देंगे। खाली दवा देने से काम नहीं चलेगा। फिर प्रिंसिपल 2 क्या कहता है, नो सिंगल ट्रीटमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर एवरीवन। क्या हम जो भी हमारे पास नशे वाले पेशेंट आ रहे हैं सबको बुप्रेनोर्फिन देते हैं? नहीं देते ना। तो इलाज हर इंसान के लिए डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जो नशा ले रहे होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। जो सुबह मैम बता रहे थे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगता है कि नशा मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। ठीक है, कई बार क्या होगा कि पेशेंट की फैमिली पकड़ के लेके आएगी, डॉक्टर साहब ये सैटरडे संडे इतनी दारू पी लेता है, फिर पीटता है, उल्टियाँ करता है, चलान भी 2-3 बार हो गया, है ना। आते हैं ना पेशेंट, वो फिर पेशेंट क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब इसी को है दिक्कत, इसी का करो इलाज, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। जो पकड़ के लाते हैं वो प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में होते हैं ज़्यादातर। वो कहते हैं हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें इलाज जो है उससे बातचीत। अब ये जो मान ही नहीं रहा, डिनाइल में है, वो दवाई कैसे लेगा? तो पहले उससे काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसको आईना दिखाना पड़ेगा काउंसलिंग के तहत कि हाँ दिक्कत तो है, तो इस पे इंटरवेंशन अलग होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कहाँ फंस गए इस बीमारी में, है ना। तो वो सोचेंगे, ये तो सोच ही नहीं रहे,
कि कोई दिक्कत है, ये सोच रहा है कि हाँ शराब की वजह से एक दो बार गिरा तो हूँ मैं, शराब की वजह से एक दो बार बहस तो होगी थी, लेकिन शराब पी के मज़ा तो बहुत आता है, शराब से मेरी नींद आ जाती है, सैटरडे संडे को मैं दोस्तों से बैठ जाता हूँ, पार्टी भी कर पाता हूँ। तो ये तराजू में रख के अभी तोल रहा है, प्रॉस एंड कॉन देख रहा है, ठीक है। तो इसमें काउंसलिंग अलग तरीके की होती है। तो इसमें हम उसको पहले आईना ये दिखाते हैं कि हाँ इसके बेनिफिट क्या हैं, तो डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करते हैं हम, तराजू इसका जो है नुकसान की तरफ ज़्यादा हम बताते हैं धीरे धीरे बातचीत करके, फिर वो धीरे धीरे तैयार होता है कि हाँ। फिर कुछ लोग हमारे पास ऐसे ही आते हैं सीधा, डॉक्टर साहब मेरी दवाई चालू कर दो, है ना, वो रेडी होके आते हैं, तो मोटिवेशन का हमें पता लगता है। लेकिन ये सारे के सारे बंदे एट रिस्क तो ही हैं। वो शराब जो पी के जिसकी वाइफ उसको पकड़ के लाई, रिस्क पे तो वो भी था, तभी तो हमारे पास लेके आई है कि इसने ऐसे किया, ठीक है। ये सारे इंसान जो है नशा ले रहे हैं ये रिस्क पे है, लेकिन इनमें इंटरवेंशन अलग अलग लगेगी। ये जो तैयार है इसको तो हम दवाई देंगे या काउंसलिंग करेंगे, ये जो अभी तैयार ही नहीं है इससे अलग तरीके से बात होगी, इससे अलग। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए सिंगल ट्रीटमेंट ही काम करेगा, हर के लिए अप्रोच डिफरेंट रखनी होगी, वो किस स्टेज में है, उसकी क्या क्या दिक्कतें हैं वो देखते हैं। तो नो सिंगल ट्रीटमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर एवरीवन, वी शुड गिव मेन्यू ऑफ ऑप्शंस। जैसे होटल में जाते हैं, है ना, तो हमारे आगे मेन्यू रख देते हैं, हमें पेशेंट जो इलाज लेने आ रहा है हमारे से, हमें उनको ऑप्शन देनी पड़ेगी। देखिए जी अभी आप मतलब पहले आप उनकी बात सुने, समझे कि प्रॉब्लम कितनी है, फिर हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि हमारे पास ओपीडी बेस पे भी इलाज हो सकता है, आईपीडी भी है, आप ओएसटी भी ले सकते हो, है ना। तो हमें मेन्यू ऑप्शंस देनी होगी, ठीक है। पेशेंट को हमारा एक्टिव पार्टनर बनाना होगा, ना कि यही आपको मिलेगा बस। तो नो सिंगल ट्रीटमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर एवरीवन। क्यों? क्योंकि कोई किस स्टेज में है, कोई किस स्टेज में है, तो उस हिसाब से इलाज दिया जाएगा। प्रिंसिपल 3 क्या कहता है कि हर इंसान की जो नशे की बीमारी से निकल रहा है, उसकी रिकवरी के दौरान जब वो नशा छोड़ रहा है, उसकी ज़रूरतें डिफरेंट है हर स्टेज में। अभी आज ही नशा छोड़ा उसने, आज उसके लिए एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मेरी दवाई चालू कर दो। क्यों? उसको टूटन हो रही है। आप उसको बोलो पहले टेस्ट निकाल के आओ जी, वहाँ से रेफरल लेके आओ जी, फिर हम शुरू करेंगे, फिर वो आएगा हमारे पास, है ना। तो इनिशियल स्टेज में जो है उसकी ज़रूरत जो है डिफरेंट है। इनिशियल स्टेज में उसको क्या है, मेरा तो विड्रॉल ही रुक जाए, डॉक्टर साहब नशा नहीं मिला, मेरी दवाई शुरू कर दो जल्दी से, है ना। तो हम उसका विड्रॉल को मैनेज करेंगे। फिर कई बार पेशेंट आता है उसका एब्सेस बना होता है, पूरा ऐसे नसें गली होती हैं, है ना। तो इनिशियल स्टेज में हमें उसका भी इलाज कराना है। हमें पता है कि ये वूंड ओपन है या इन्फेक्शन हो सकती है, फिर आगे एम्बोलिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ सोशल क्राइसिस है, घर ही नहीं है उसके पास, वो कहाँ सोएगा, कहाँ खाना खाएगा, है ना। तो मेडिकल क्राइसिस का मतलब जो इंसान खुद की रिसोर्सेज से उसका हल ना निकाल पाए। अब घर बार बिक गया और इसका भी इलाज वो खुद से नहीं कर पाएगा, डॉक्टर की इंटरवेंशन लगेगी। तो इनिशियल स्टेज में हमें उसके विड्रॉल कवर करने हैं, हम उसकी कोई मेडिकल सोशल क्राइसिस है उसको इंटरवीन करना है। कोई घर नहीं है तो हमें जो होम्स रहते हैं जिनको ये रखते हैं वहाँ पे उनको छोड़ना होगा, उनसे टाई अप करवाना होगा। फिर स्टार्टिंग में वो अनश्योर होते हैं रिकवरी के बारे में, क्या मैं छोड़ भी पाऊँगा, तो हमें थोड़ी बहुत काउंसलिंग उस बिहाफ पे भी करनी पड़ती है कि कोई बात नहीं, आप आइए, 2-4 दिन आप मेडिसिन लेकर देखो, है ना। वो पहले दिन उसको अच्छी लगेगी तो नेक्स्ट डे भी वो आता है। फिर इंटरमीडिएट स्टेज में अब वो 5-10 दिन हो गए, उसको स्टेबल हो गया, दवाई भी उसकी फिट हो गई है, डेली डोज उसकी बन गई है। अब हमें पता लगा, अब हमने टेस्ट के लिए उसको रेफ़र किया, पता लग गया HIV आ गई है, शेयरिंग करता था, तो हमने उसका मेडिकल इलाज भी कराना है। इंटरमीडिएट स्टेज में 5-10 दिन के बाद हम उसका टेस्ट निकालेंगे और पता लग गया कि HIV है, हेपेटाइटिस C है, मेडिकल साथ में ये बीमारी है, तो हम उसको ART सेंटर या
मेडिसिन ओपीडी में भेजेंगे या गैस्ट्रो वाले के पास भेजेंगे, उसका इलाज करवाएंगे। साथ में अगर हमें पता लगा कि फैमिली के साथ अनबन थी, अब पेशेंट स्टेबल है, दवाई स्टेबलाइज हो गई है, अब हम उसकी फैमिली काउंसलिंग ये भी करेंगे। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज का काम है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम उसका रिलैप्स प्रिवेंट करेंगे। हम चाहते हैं कि अब वो नशा छोड़ चुका है, अब दोबारा इस नशे की दलदल में दोबारा ना जाए, तो हम रिलैप्स प्रिवेंशन काउंसलिंग करेंगे। काम छूट गया था उसका, तो हम उसका रीइंटेग्रेशन उसकी करेंगे कि काम करना दोबारा चालू करे। जॉब छूट गई थी, समाज में उसे नशेड़ी बोलने लगे थे, तो वो धीरे धीरे जब काम करेगा, पहले चोरी करता था, मम्मी की चेन बेच दी थी, है ना, धीरे धीरे जब वो मेडिसिन पे रहेगा, नशा छोड़ी रखेगा, काम करेगा, धीरे धीरे फिर उसका विश्वास घर वालों का बनेगा, फिर घर वालों का बनेगा, फिर समाज का बनेगा। अंत में हम उसको समाज के साथ भी रीइंटेग्रेट करेंगे। तो प्रिंसिपल 3 ये कहता है कि जब इंसान नशा छोड़ रहा होता है तो डिफरेंट स्टेजेस पे होता है। तो इनिशियली उसको हमें इमीडिएटली हमें डिटॉक्स करना पड़ेगा, और अगर उसको मेडिकल या साइको सोशल क्राइसिस है तो उसका इलाज हमें देना होगा। शेल्टर नहीं है तो शेल्टर का करना होगा। एब्सेस बन गया तो सर्जरी वालों के पास भेज के उसका एब्सेस का इलाज करना होगा। शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे क्या रहते हैं, कोई साथ में मानसिक बीमारी है या मेडिकल बीमारी है, जैसे HIV होगी, उसका इलाज कराना, और रिलैप्स प्रिवेंशन करेंगे, सोसाइटी के साथ रीइंटेग्रेट करेंगे, और ऑक्यूपेशनल भी उसको हम जॉब के लिए मोटिवेट करेंगे कि आप अब ठीक हो, अब काम करने के लिए तैयार हो गए हो, ठीक है, अब आपको शारीरिक टूटन नहीं होती, अब आप काम भी देख सकते हो, और ओवरऑल उसकी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे उसके साथ बैठ के। तो प्रिंसिपल 3 ये कहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंट स्टेजेस पे होता है, तो गोल्स भी जो है डिफरेंट होंगे डिफरेंट स्टेजेस में। तो हमें पीरियोडिक उसकी असेसमेंट करनी होगी, फॉलोअप करना होगा, काउंसलर्स को नोट करना होगा फॉलोअप में कि इसको ये दिक्कतें चल रही हैं अभी जीवन में, इसका ये पहलुओं में नुकसान हुआ था, तो हमें इस पर भी काम करना है। अभी ये हो गया है, अभी नेक्स्ट हम इससे बैठ के ये काम करेंगे। तो हमें ये चार्ट आउट करना होता है, और क्या क्या चेंजेस आई हैं वो भी हमने उसमें मेंशन करना होता है फॉर्म में। फिर प्रिंसिपल 4 क्या कहता है, प्रिंसिपल 4 ये कहता है कि जो रिकवरी है वो एक लंबा प्रोसेस है। कोई ऐसा तो है नहीं कि 5 दिन इलाज लिया और ठीक हो गया। कोई 3 बार इंजेक्ट करता होगा, कोई 1 बार करता होगा, तो डोज भी वैसे डिफरेंट रहती हैं। तो सिंगल ट्रीटमेंट ऐसे नहीं है कि एक ही गोली सबको काम करेगी, किसी को 5 भी देनी पड़ती है, किसी को 2 भी। हाँ, तो आपने जैसे बताया कि 5 साल, 7 साल, 2 साल लंबे समय से लोग इलाज में रहते हैं, पर हमें ये देखना जरूरी है क्या हम उनके मल्टीपल डोमेन्स पे काम करते हैं कि खाली बुप्रेनॉर्फिन दे के पेशेंट चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिकवरी जो है एक लंबा प्रोसेस है। जैसे बीपी शुगर वाले को कितना लंबा समय इलाज में रहना पड़ता है, कई बार तो लाइफ लॉन्ग ही उनकी मेडिसिन चलती है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नशे की बीमारी है वो एक क्रॉनिक मेडिकल इलनेस जैसे डायबिटीज, शुगर, उनसे हम कंपेयर करेंगे। एस्थमा हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, है ना। तो ये कंपेरेबल है। आगे मैं चार्ट भी दिखाऊंगा आपको। कंपेरेबल कैसे है, हाइपरटेंशन होने के भी बहुत सारे कारण हैं, बायोलॉजिकल, जेनेटिक्स, घर में बीमारी है तो होगी। उसके सोशल इन्वायरमेंट, खाना पीना कैसा है, उसकी कंपनी कैसी है, वो सारा दिन तली चीज़ें तो नहीं खाता, नमक वाली ज़्यादा तो नहीं खाता। हमने देखा कि बायोसाइको सोशल फिनोमेना है, बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक्स, न्यूरोबायोलॉजी, फिर साइकोलॉजिकल, स्ट्रेस रहता है। हाइपरटेंशन वाले को भी बोलते हैं स्ट्रेस कम लो। नशे की बीमारी जो है इसमें मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन है, एस्थमा बीपी में भी है, कोई एक फैक्टर की वजह से तो नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। फिर रोल ऑफ जीन्स इसमें भी है, इसमें भी है। फिर सब में लंबे समय इलाज चलता है, इसका भी इलाज लंबे, आप बोल रहे हो 5 साल हो गए इलाज चलते को, बीपी शुगर वाले को भी 5-6 साल हो जाते हैं कम से कम। और दोनों का ट्रीटमेंट अडेरेंस सेम है। मतलब अगर 100 इंसान को बीपी की गोली हमने लगाई, 100 इंसान को बुप्रेनॉर्फिन लगाई, 50 से 60% रिलैप्स हो जाते हैं। बीपी वाला भी बीपी बढ़ाकर आ जाता है,
उसको डॉक्टर बताता है कि हाँ जी अमलोडिपिन 5 mg गोली लिखी है, नमक नहीं लेंगे, सैर करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। नशे वाले को भी बोलते हैं बुप्रेनॉर्फिन लगातार लेंगे, डेली आप आएंगे, पीयर्स के साथ नहीं बैठेंगे उठेंगे, काम पे जाएंगे। लेकिन बीपी शुगर वाला बीपी बढ़ा के आया, डॉक्टर कुछ नहीं बोलता। जब ये बंदे आते हैं दोबारा, हम बोलते हैं आ गए फिर नशा करके, है ना। तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसान खुद भी परेशान होता है नशे की बीमारी से, समाज भी परेशान होता है, घर वाले भी परेशान होते हैं। बीपी शुगर से ठीक है, घर वाले होते हैं परेशान, लेकिन समाज को तो नहीं कोई फ़र्क पड़ता। ठीक है, ज़्यादा नुकसान तो जो इंसान को बीपी शुगर की बीमारी है वो ज़्यादा परेशान रहता है। ठीक है, तो हम स्टिग्मेटाइज करते हैं, लेकिन ये कंपेरेबल है क्रॉनिक मेडिकल इलनेस से। लेकिन कौन सी क्रॉनिक मेडिकल इलनेस है? ये दिमाग की बीमारी है, ये बाकी ऑर्गन्स की होगी। तो हमें ये समझना होगा ये भी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, तो इसका इलाज भी लंबा समय होगा। तो प्रिंसिपल 4 ये कहता है कि रिकवरी जो है वो एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, और इंसान को ठीक होने के लिए लंबे समय तक इलाज में रहना उसका ज़रूरी है। अगर हम कहें कि इंजेक्शन लेते को 10 साल हो गए, आप 2 महीने में ठीक हो जाओगे, बिल्कुल गलत है। तो रिसर्च ये कहती है कि एटलीस्ट 3 मंथ्स इंसान को ट्रीटमेंट में रहना अनिवार्य है। WHO ये कहता है कि मिनिमम 3 मंथ्स इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस और स्टॉप द ड्रग यूज़। और जितने लंबे समय से होगा, और ये भी आगे किस पे डिपेंड करता है, कितने लंबे से बीमारी है। हो सकता है अभी 1 महीना ही नशा किया हो सकता है उसका 3 महीने में ठीक हो जाए बिल्कुल। भी 15-10 दिन उसको दवाई दी, 2 महीने उसकी काउंसलिंग की। कोई 20 साल से नशे की बीमारी से जूझ रहा है, वो 3 महीने में कैसे ठीक होगा? उसकी बीमारी कितनी सीवियर है। किसी का हो सकता है कि खाली विड्रॉल क्रेविंग ही हो, किसी का घर निकल गया है, किसी की बीवी छोड़ के चली गई है, पुलिस केस है। तो बीमारी से नुकसान कितना हुआ है, कॉम्प्लिकेशंस कितनी हुई हैं, सपोर्ट उसकी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि इलाज कितना लंबा समय चलेगा। लेकिन मोटा मोटा यही देखा गया कि जितना लंबा समय नशे की बीमारी से जूझता हुआ इंसान हमारे साथ रहे इलाज में, उतना ही बेटर आउटकम निकल के आता है। प्रिंसिपल 5 क्या कहता है कि ड्रग यूज जो है इट इज़ करेक्टराइज बाय रिलैप्सेस एंड रिमिशंस। रिलैप्स किसको कहते हैं हम? जब एक बारी मान लो कोई बंदा नशा कर रहा है ना, नशा कर रहा है, नशा छोड़ चुका है, इलाज में था, इलाज लेते लेते 3 महीने ठीक रहा, 3 महीने के बाद उसको एक उसका दोस्त मिल गया जिसके साथ उसने एक बार नशा ले लिया, सिंगल टाइम स्लिप हो गया अपने रिकवरी के रास्ते से। एक बारी लेने को हम बोलते हैं लैप्स। एक बारी ले लिया है, 2-3 बार ले लिया, अगर वो वापस उसी पैटर्न में चला जाता है जैसे पहले नशा लेता था इलाज लेने से पहले, तब हम बोलेंगे रीलैप्स। ठीक है, लैप्स समझ गए? सिंगल स्लिप कि चल रहा था ठीक इलाज में सब कुछ, जैसे काउंसलर ने बताया था, डॉक्टर ने बताया था, वैसे चल रहा था। शुगर वाला मरीज भी वैसे ही चल रहा था, डॉक्टर ने बताया था मेडिसिन मेटफॉर्मिन खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। ठीक है, और पता चला कि शादी में गया था और फिर वहाँ पे खूब गुलाब जामुन खाएंगे, है ना। तो एक बारी अगर गुलाब जामुन खाए तो हम बोलेंगे लैप्स हो गया, है ना। अगर फिर वापस डेली वैसे ही खाने लग जाए, रोटियां ज़्यादा खाने लग जाए, मीठा ज़्यादा खाने लग जाए, शुगर से पहले जैसी उसकी बीमारी थी, फिर हम बोलेंगे रीलैप्स हो गया। वैसे ही नशे की बीमारी में जैसे पहले चिट्टा ले रहा था 1 ग्राम, वैसे ही लेने लग जाए, एक बार ले लिया ट्रीटमेंट के दौरान, तब हम बोलेंगे लैप्स हुआ। ठीक है, ड्रग यूज़ है ये बीमारी ऐसी है जिसमें इंसान बार बार रीलैप्स होता है। ठीक है, 5-6 महीने ठीक रहेंगे, दवाई लेते रहेंगे, फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपसे LFU हो जाएंगे, पता चला काउंसलर ने फ़ोन किया, आउटरीच ने कांटेक्ट किया, वो तो नशा ले रहा है दोबारा। रिमिशन कहते हैं कि ठीक हो रहा है, ठीक हो गया, है ना, जो बीमारी थी उस पर वो ठीक चल रहा है। तो जो ड्रग एडिक्शन की बीमारी है वो क्रॉनिक रिलैप्सिंग कंडीशन है जिसमें इंसान बार बार रिलैप्स होता है
और इसके रिलैप्स रेट जो है सिमिलर है किससे, बीपी, शुगर, एस्थमा से। मतलब शुगर वाले को बोला कि आप शुगर की दवाई खाएंगे, वेट कम करेंगे, मीठा नहीं खाएंगे। 2 महीने बाद देखा शुगर 300 हो रखी है, डॉक्टर के पास आया, वैसे ही मिठाई खा रहा है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। सिमिलरली नशे की बीमारी में भी ऐसा ही होता है। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं क्रॉनिक डिजीज़ के साथ कि ये भी एक बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, कोई मॉरल फ्लॉ नहीं है, कोई करैक्टर में कमी नहीं थी इसलिए नशा नहीं ले रहा। तो रेट ऑफ रिलैप्स भी सिमिलर है। हमने देखा कि बीमारी होती भी मल्टीफैक्टोरियल है, ये भी और नशे की भी। रिलैप्स को प्रिवेंट करना और मैनेज करना ये नशे की बीमारी का एक अहम हिस्सा है। रिलैप्स प्रिवेंशन काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली मेडिसिन देना हल नहीं है, बाकी डोमेन्स पे भी काम करना है। लॉन्ग टर्म उसको ये भी सिखाना है कि आपको ऐसे लोग आगे मिलेंगे, उनसे कैसे बचना है। अगर एक बारी आप स्लिप हो गए, लैप्स हो गए, तो कई बार पेशेंट सोचता है कि यार मैं कर ही नहीं सकता, मेरे को तो 6 महीने हो गए, आज मैंने क्यों नशा ले लिया। बाद में ऐसा सोचता है वो, हो सकता है फिर उसके बाद दोबारा बस मैं तो फेलियर हूँ, मैं ले ही लूँ, ऐसे करने लग जाते हैं। तो उनको अगर आप बताओगे कि रिलैप्स प्रिवेंशन कैसे करना है, क्या क्या ट्रिगर्स है जिनसे आप उस स्थिति में जाने से बच सकते हो, वो हमें पेशेंट के साथ बैठकर उसको सिखाना होगा। तो रिलैप्स शुड बी सीन एज अ पार्ट ऑफ रिकवरी। मतलब ये मान के चलो कि 100 पेशेंट को अगर हमने डाला है तो 50 से 60% वापस रिलैप्स होंगे, नशा करना चालू करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज में कोई कमी थी, बीमारी का ही हिस्सा है। जैसे बीपी शुगर वाला होता है, मतलब बीपी शुगर वाले को एक बारी गोली डाई क्या लगा दी, उसके बाद कभी नहीं चेंज करते हैं ना, चेंज करनी पड़ती है, डोज अप डाउन करनी पड़ती है ना। वैसे ही हमें ब्यूप्रेनॉर्फिन की भी डोज जो है बढ़ानी या कम करनी पड़ती है। प्रिंसिपल 5 क्या कहता है, ड्रग यूज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलैप्सेस एंड रिमिशन। ठीक होंगे फिर नशा करेंगे, ठीक होंगे फिर नशा करेंगे। तो रिलैप्स जो है जितना भी आप बेस्ट से बेस्ट इलाज दे दो तब भी होगा 50 से 60% लोगों में। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट की मोटिवेशन कम थी या हमारा इलाज में कोई कमी थी। प्रिंसिपल 6 क्या कहता है कि इलाज सफल तभी होगा अगर आप क्लाइंट को, पेशेंट को बैठ के इलाज के ट्रीटमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व करोगे। यही देखा गया है कि अगर पेशेंट की सहमति के बिना आप उसको कहीं पे भी डाल दोगे, वो ऐसे लोग देखो ठीक भी होते हैं, ऐसे नहीं कि ठीक नहीं होते। कुछ कम लोग होंगे जो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग वापस फिर से नशा लेना चालू कर देते हैं। तो पेशेंट को हमने एक्टिव पार्टनर बनाना है हमारे इलाज में। ऐसे नहीं है कि आपको तो बस मैं आपको ब्यूप्रेनॉर्फिन नहीं दूंगी, मैं आपको खाली ट्रामाडोल या ये पेन किलर से इलाज करूंगी, आपको नहीं मिल सकती। पेशेंट हमारे साथ बैठे, हम किस सेटिंग में उसको ला देंगे, ओपीडी बेसिस पे देंगे, आईपीडी बेसिस पे देंगे, ओएसटी देंगे, कौन सी मोडेलिटी देंगे, मतलब उसको काउंसलिंग करेंगे, दवाई से इलाज करेंगे, ये बैठ के उससे हम बातचीत करेंगे और उसको एक्टिव पार्टनर बनाएंगे। आप कैसे ठीक होना चाहोगे, है ना। तो रेपो कैसे मैम बनेगी बढ़िया उससे। पेशेंट एक है, मतलब उसके घर वाले पकड़ के लाए हैं, डॉक्टर साहब इसको कर लो दाखिल आईपीडी, बस 10 दिन बाद ही निकालना, हमारे बताए बिना इसकी छुट्टी मत निकालना, है ना। तो वो पेशेंट की रेपो हमारे साथ क्या बनेगी कि डॉक्टर ने मेरी बात तो सुनी नहीं, घर वालों के कहने पे मेरे को दाखिल कर लिया। वो जाके ही पीता है ना, तुरंत ही पीता है। हाँ, और ऐसे केस में ओवरडोज होती है क्योंकि उसकी टॉलरेंस चली जाती है, कैपेसिटी जो बनी थी वो निकल जाती है ना। तो हमें उनसे बैठ के बातचीत करनी है कि भाई आप कैसे इलाज लोगे। काउंसलिंग भी हम करते हैं, हमारे पास ओएसटी भी है, हमारे पास आईपीडी भी है, किस सेटिंग में लोगे, ये प्रोसेस कितना लंबा समय चलेगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों पे बैठ के पेशेंट के साथ हमें बातचीत करनी होगी कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। पेशेंट को पार्टिसिपेट करना होगा
डिसीजन प्रोसेस में। ऐसे नहीं कि हमने थोप दिया बस यही मिलना है, ठीक है। फोर्सफुली या उसको सेंटर में छोड़ देने से हमेशा इलाज जो है सफल नहीं होता। हो सकता है कोई 5-10% ऐसे लोग हों 6 महीने साल एक सेंटर में रहे तो हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है रिलैप्स करते हैं। लास्ट प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है, जो नशे से पीड़ित लोग हैं उनको नशे के इलाज के अलावा और सारी चीज़ों के इलाज की भी ज़रूरत रहती है, जैसे कि मेडिकली, साइकोलॉजिकली, ऑक्यूपेशनल, सोशल, फैमिली, है ना। HIV हो गया है, काला पीलिया हो गया है, जिगर खराब हो गया है, TB हो गई है, वो इलाज भी तो देना होगा कि खाली OST देंगे? देंगे ना, तो इसकी भी ज़रूरत है। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन की बीमारी हो गई है, उसको लो सेल्फ एस्टीम रहता है ना, तो उसके रिलेटेड काउंसलिंग होगी, उसकी दवाइयाँ चलेंगी। काम नहीं कर पाता, काम छूट ही गया, है ना, जॉब से निकाला गया, तो धीरे धीरे जब OST पे आ जाएगा, जो वो कर सकता है। अगर मैं किसी को बोलूँ आप मेडिटेशन किए, अगर उसका मेडिटेशन में कोई मन ही नहीं है तो वो बात ही रह जाएगी वो। तो पेशेंट क्या कर सकता है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फैमिली में दिक्कतें हो जाती हैं, ट्रस्ट नहीं करते, घरवाली चली गई, नशे की वजह से सारा सामान चोरी कर बेच दिया, है ना, सोशल आउटकास्ट बना दिया, समाज ने ठुकरा दिया। तो ये सारी चीज़ों पे हमें जो है काम करना होगा। तो प्रिंसिपल 7 ये कहता है कि नशे की बीमारी के इलाज के अलावा भी उसको बहुत सारी जीवन के डोमेन्स में दिक्कतें रहती हैं, उनका भी इलाज जो है करना अनिवार्य है, तभी हम एक सफल इलाज उसको दे पाएंगे और समाज का एक प्रोडक्टिव मेंबर तभी बना पाएंगे। समराइजिंग दिस स्लाइड, जो नशे की बीमारी है ना, तो इसका इलाज मल्टी मॉडल होना चाहिए। अलग अलग उसके जीवन के जो पहलू ख़राब हुए हैं उस पर काम करना है, हमें उसको ऑप्शंस देनी है कि ये इलाज आपका हो सकता है, काउंसलिंग भी हो सकती है, OPD बेस पे इलाज कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं, रीहैब जा सकते हो आप। डिफरेंट गोल्स होते हैं हर डिफरेंट स्टेज पे। अर्ली स्टेज पे उसको खाली विड्रॉल की चिंता है, फिर उसकी HIV बीमारी का पता लग गया, उसका इलाज कराना है, फिर हमें पता है बीमारी रिलैप्सिंग है, ये बार बार रिलैप्स होता है, रिलैप्स प्रिवेंशन सिखाना है उसको, किस स्टेज में उसके हिसाब से उसका होगा। एडिक्वेट ड्यूरेशन, ऐसे नहीं है कि 2 साल नशा किया या 20 साल नशा किया बस खाली 8 महीने OST देनी है, ऐसा नहीं है। एडिक्वेट ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट देना होगा। रिलैप्स मानिए एक इनहेरिटेड पार्ट है रिकवरी का, मतलब 100 में से 50 लोग तो रिलैप्स होंगे ही होंगे, आप जितना मर्जी बढ़िया इलाज दें, है ना। तो उससे निराश नहीं होना है, पेशेंट को समझाना है कि रिलैप्स आप हो सकते हो, ठीक है। जब ही आपको लगे कि मेरे के मन में भी नशे का ख्याल आना चालू हुआ, आप हमारे पास आकर बातचीत करें, क्योंकि कोई सीधा ऐसे जाकर नशा नहीं करता रिलैप्स में, पहले उसके मन में क्या आना शुरू होता है, मैं नशा कर लूँ, मैं नशा करता था बढ़िया लगता था, ऐसी सारी चीज़ें उसके मन में पहले से आनी चालू होती हैं। तो अगर हमने उसको सिखाया होगा कि आपके पहले मन में आएगा, फिर आप कहीं जाओगे, फिर आप रीज़न करोगे कि हाँ शराब पी के तो बड़ा मज़ा आता था, फिर वो ऐसी चीज़ें करने लगता है, यार शराब तो मेरे लिए बड़ा है ना। तो इन सारी चीज़ों को सिखाना होगा पेशेंट को, ठीक है, खाली बताने से नहीं होगा। मैंने बता दिया साइकिल के 2 पहिए हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे आगे को करेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर चलेगा, ऐसे थोड़ी चलती है साइकिल, है ना। साइकिल से आदमी 20 बार गिरता है, रिलैप्स होता है ना, फिर जाके सीधा चलता है। तो वैसे ही इनके जीवन में भी ऐसा ही होता है। तो क्लाइंट को एक्टिव पार्टनर बनाना है, इलाज थोपना नहीं है। और ट्रीटमेंट शुड एड्रेस अदर कोमॉर्बिडिटीज़, है ना, HIV होगी वो भी ठीक करनी है, सामाजिक दिक्कत है वो ठीक करनी है।